वंदे मातरम। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। अब उसमें भाग लेने वाले में आपने पहले उसमें सीखा कि मंगल पांडे प्रथम शहीद के रूप में जाने गए। अब इसके बाद भी कुछ और नेता हैं जिनके बारे में हम इस सेकेंड वीडियो में चर्चा करेंगे। संग्राम का फैलाव और उसके नेता। पहला, दिल्ली का बहादुर शाह जफर। आप देखेंगे कि मेरठ के सिपाही 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा किया। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद यानी भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया गया। अंत में हिंद के रूप में सम्राट घोषित किए गए। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गई। ठीक है, अब ये देखिए बहादुर शाह जफर जी का चित्र है ये। कानपुर और नाना साहब। अब जानेंगे कि कानपुर में 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकार में लेकर पेशवा नाना साहब के नेतृत्व में करने के लिए विवश किया और 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों को शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। अब आप जानेंगे कि ये जो आंदोलन है वो 4 जून को शुरू हुआ 1857 को। इस पर जो संग्राम करने वाले लोग थे वो शहर को अपने अधिकार में ले लिए और पेशवा नाना जी के नेतृत्व में ये सारी करने के लिए उन्होंने इनको अंग्रेज़ों को विवश किया। ये जो काम है वो 22 दिनों तक चला, परंतु बाद में अनाज पानी की अव्यवस्था होने से अंग्रेज़ों को शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे आप यहाँ पर बिहार के कुंवर सिंह जी, ये भी बहुत बहादुर थे। बिहार में पटना जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र थे, यानी उस समय पटना और जगदीशपुर जो आंदोलन हो रहे थे उसका मेन केंद्र था ये। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेज़ों का वीरतापूर्वक सामना किया। जबकि उम्र कितनी थी, 70 साल, लेकिन अंग्रेज़ों से युद्ध किया जैसे एक नौजवान की तरह। इन्होंने एक नौजवान की तरह युद्ध लड़ा और वीरतापूर्वक सामना किया अंग्रेज़ों का। एक बार इनकी कलाई में गोली लग गई। घाव का जहर शरीर में फैल न जाए इसके लिए स्वयं अपनी तलवार के हाथ की कोनी को काटकर गंगा नदी में अर्पित कर दिया और कुछ दिनों बाद उसी घाव से अपना जो है इनकी मृत्यु भी हुई और इनकी मृत्यु से पहले अपने जगदीशपुर अंग्रेज़ों के कब्जे से इन्होंने छुड़ा लिया। तो ये है हमारे वीर सैनिक कुछ जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो अब आप झांसी की रानी के बारे में तो जानते ही हैं। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके दत्तक पुत्र को गद्दी पर के अधिकार को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में जुड़ गई और वे संग्राम के बहुत बहादुर नेताओं में से एक थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार की और वे वीरतापूर्वक लड़ी और अंग्रेज अधिकारियों के मत के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता के रूप में सामने आई। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की हड़प नीति की वजह से अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई कि जिस राज्य का राजा बिना संतान के मरेगा तो उसकी जो राज्य है उसको अपने अंडर में ले लेंगे वो। तो हुआ यूँ कि जो झांसी के राजा थे, ठीक है, उनके कोई पुत्र नहीं था और असमय उनकी मृत्यु होने के बाद झांसी को अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में लेने के लिए किया। तो झांसी की रानी ने आगे आकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपने जीवन भर जब तक उनकी जीवन रही तब तक अंग्रेज़ों से आंदोलन वे करती रही और अपने राज्य को अंग्रेज़ों के अंडर से छुड़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग इस तरह अपने देश में घूम फिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो आज इन वीरांगनाओं की वजह से और इन देशभक्तों की वजह से। अब दूसरे जो वीर सैनिक थे, बहादुर सेनापति तात्या टोपे, ये भी झांसी की रानी के काफ़ी करीबी थे। इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। ये कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व बहादुर शाह और शक्तिशाली तात्या टोपे को सौंपा था।
तात्या टोपे नाना साहब को बहुत ही विश्वासी व्यक्ति थे, मतलब ये नाना साहब के बहुत ही करीबी थे। और कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पर तात्या ने निष्ठापूर्वक संभाल दिया, और ये उनके जीवन का पहला सेना अधिनायक पद था, मतलब जीवन का पहला ऐसा पद था जो इन्होंने ऐसा स्वीकार किया। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या टोपे समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। इन्होंने कालपी को मुक्त किया। तात्या टोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं लड़ा था, और ये बहुत ही वीर सैनिक थे, बहुत ही वीर। इसके बाद भी उन्होंने उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़, गोरखपुर भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े, यानी यहाँ पर जा जा के लोगों को जागृत किया और सैनिकों की एक टोली बनाना शुरू किया। राजपूताना में गए ये, जैसे अजमेर, नसीराबाद, आबू। उसके बाद मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर, धार में भी ये गए और इनके दृश्य देखने को मिले। यहाँ तक कि ये दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतरा, नारगुड़, ठीक है, धारवाड़ में संग्रामकारियों के प्रयास वीरतापूर्वक परंतु छिटपुट थे। यहाँ पर भी इन्होंने अपने थोड़े से किए। 1857 का संग्राम और गुजरात। अभी 1857 की बात करें तो गुजरात के लोग भी इसके पीछे नहीं रहे, जिसमें गुजरात में संग्राम का आरंभ अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने किया जून 1857 में, परंतु इन्होंने तुरंत दबा दिया गया। मतलब गुजरात के लोग भी पीछे नहीं रहे, लेकिन जब इन्होंने अहमदाबाद की 7वीं टुकड़ी ने शुरू किया, इनकी उसी समय इसको दबा दिया गया। आप जानेंगे कि पंचमहल के दाहोद, झालोद, गोधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटनाएं छुटपुट घटी थी, और सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालयों को कब्जे में किया। बाद में सरकारी दलों ने उन्हें हरा दिया और छुड़ा लिया। पंचमहल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा। खेड़ा जिले में आणंद के मुखिया गड़बड़दास पटेल ने कोली, नायकड़ा आदि जाति के लोगों के साथ मिलकर 2000 लोगों को इकट्ठा किया और खानपुर के ठाकुर जीवाभाई के सहयोग से संग्राम को छेड़ा। इन्होंने अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी, कृष्णदास से भी साथ लिया। अंत में गड़बड़दास के साथियों के पकड़े जाने से इन्हें सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया, जबकि गड़बड़दास को देश निकाले की सज़ा के रूप में अंडमान की जेल में भेज दिया गया, जहां उनका अवसान हो गया। इडर से 16 मील दूर चांडप गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में जुड़े। ओखा मंडल और बाराडी के बीच नंदाड़ा गांव में ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। नौसेना का सेनापति डोनावर अधीर होकर 4 अक्टूबर की प्रातःकाल सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। अब ये जो घटनाएं हैं बच्चों, ये गुजरात की है। अब जानेंगे कि ईडर से 16 मील दूर चंडर गांव में नाथाजी और यामाजी के ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसमें ओखा मंडल और बाराडी के बीच जो नंदेड़ गांव आता है उसमें अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ियां रहती थी, और नौसेना का सेनापति डोनावर अधीर जो है 4 अक्टूबर को प्रातःकाल सैन्य लेकर बेट द्वारिका जो है उसकी खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट द्वारिका का किला, और डोनावर ने तोप मारी का आदेश दिया। और वाघेरों के पास तो कई ऐसी आधुनिक युद्ध सामग्रियां भी नहीं थी, तो फिर होता है कि किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। वाघेर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले और उन्होंने अपने घर के गद्दों को भिगोकर भीना किया और किले पर आ गई। मतलब इतनी ये बहादुर स्त्रियां भी थी उनकी, और ये लोग भी इतने बहादुर थे कि अंग्रेज़ों ने तोप के गोले गिरना किले पे शुरू किया, तो उन्होंने अपने घर के जो गद्दे थे उसको गीला करके उसको कुछ रोकने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। उन्होंने पुरुषों को कहा है कि तुम हथियारों को से युद्ध करो और हम तोप खाने इन भीगे गद्दों में झेल कर ठंडा कर देंगे। इस कार्य को वाघेर स्त्रियों ने किया। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ये एक ऐसी घटना है जिसमें जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज दुश्मनों को तोप गोले को झेल कर नाकाम बना दिया। अब देखेंगे कि ये कितने बहादुर स्त्रियां थे कि अंग्रेज़ों के जो तोप खाने की निकली हुई जो गोली थी उसको सहा और उसको नस्तो नाबूद कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही ये लोग साहसी थी। ये सभी लक्ष्मीबाइयाँ ही थी। ये सारी लक्ष्मीबाइयाँ हमारे गुजरात की थी। उत्तर गुजरात में पाटण, खेरालू, भिलोड़ा, मुंडेडी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से संग्राम शुरू किए गए। यानी आप देखेंगे कि इस युद्ध में 1857 की क्रांति में हमारा गुजरात देश भी कहीं पीछे नहीं रहा। 1858 में सेना के साथ तात्या टोपे गुजरात में आए और 15 दिन तक पंचमहाल में रुके।
अंग्रेज सेना पीछे मुड़ पड़ने के अंत में उन्हें बांसवाड़ के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। मतलब अंग्रेज जो सेना थी वो तात्या टोपे के पीछे ही पड़ गई और पता लगाते लगाते वहाँ भी पहुँच गई, इसलिए उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा। अब बच्चों आप विचार करिए कि 1857 के संग्राम के एक सैनिक के रूप में अगर आप होते तो आप क्या आयोजन किया करते, और दूसरा कि अंग्रेज सेना के समक्ष संग्रामकारियों को लड़ने में क्यों कठिनाई करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये आप विचार करिए। और अगला प्रश्न है कि संग्राम का अंत। अब जो 1857 का संग्राम था उसका अंत कैसे हो, तो संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों और सैनिकों को नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिलती थी और 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ। परंतु सन 1857 के जून के अंत में अंग्रेजों के पास बनारस, इलाहाबाद जो ये थे पुनः उनके कब्जे में आ गए थे। अब जुलाई के अंत में कानपुर को अंग्रेजों ने जीता और सितंबर 1857 में दिल्ली फिर से वापस ले लिए। बहादुर शाह और उसकी बेगम जीतन महल बंदी कर लिए गए और उनके शहजादों को अंग्रेजों ने मार दिया। बहादुर शाह और उसकी बेगम की बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में उनको भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया, यानी अंग्रेजों ने। झांसी की रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ और वे कालपी की तरफ चली गई। इसके बाद भी घमासान लड़ाई जारी रही और वीरगति को प्राप्त हुई। अब देखेंगे कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह मरणतुल्य चोट होने से 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए और नाना साहब पेशवा अंतिम पराजय के बाद भी नेपाल की तरफ चले गए और बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास स्थान किया, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका निधन हो गया। तो ये था संग्राम का अंत। अब आप बच्चों जानेंगे कि ये जो संग्राम है उसका अंत हुआ तो परिचित विश्वासघात करके तात्या टोपे को सरकारी अफसरों के हवाले किया। सरकार ने 18 अप्रैल 1959 के दिन तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दी। ऐसा सरकारी वृत्तांत में प्रकाशित है, मतलब सरकारी लेखा जोखा है उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसको फांसी की सज़ा दी। आप जानेंगे कि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिला है कि तात्या तो बच गए थे, परंतु साम्यता वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी। तात्या ने जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए थे, ऐसा लोग कहते हैं। इतना जानिए कि गांधीनगर जिले के मड़सा तहसील में समो नामक एक गांव है। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में एक स्तंभ है, वहाँ पर आज भी लिखा है 29 नवंबर 1857 को यहाँ फांसी दी गई थी। वे मगन लाल पाटड़ और माधव जी बीजापुर है उसको श्रद्धांजलि देते हैं। अब जो ये आंदोलन हुआ और वो निष्फल क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या वजह है, इसको पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सीमाएं उत्तरदायी हैं। जैसा कि पहला, संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहाँ पर शक्ति कम पड़ती थी वहाँ अतिरिक्त नई शक्ति शस्त्र सैनिक स्वरूप में सहायता पहुँचाने की व्यवस्था नहीं थी। मतलब पहला ये था कि संकलन का अभाव, यानी जो केंद्र के स्तर पर जो नेतृत्व होना चाहिए वो राज्य स्तर पर था, या कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर था, यानी पूरा एक सेंटर नहीं था, है ना। इस वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हुआ। वहाँ पर सैनिक शक्ति, नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों का अभाव होने से ये कमज़ोर हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि जो संग्राम की तारीख निश्चित की गई थी उससे पहले ऐसा आयोजन किया गया। इस वजह से जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई, साथ ही साथ अंग्रेज भी सचेत हो गए। तीसरा रीज़न ये कि संग्राम उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। मतलब उत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्रों में ये जो संग्राम है वो चला, अधिकांश भारत के कुछ क्षेत्रों में चला ही नहीं। और इसका ये वजह हुआ कि समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े ही नहीं। जो हमारे देश के समाज सुधारक थे उस समय के, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसमें भाग लिए ही नहीं। तो इस वजह से संग्राम को चेतना से अप्लावित शिक्षित वर्ग का सहयोग नहीं मिला। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, समाज सुधारक थे, तो उनका एक भी सहयोग ना मिलने की वजह से ये थोड़ा सा असफल रहा। चौथा रीजन ये हो सकता है कि विशाल भारत की अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्य के लोगों की भाषाएं, आहार, पोशाक यानी अलग अलग है, तो उनके विचार भी अलग अलग होंगे। ये ब्रिटिश शासन के पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहे, इसलिए उनमें भारत में मेरा देश है, हम भारत के नागरिक हैं, ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं के अंदर विकसित नहीं हुई। ये वजह भी बहुत अधिक इस आंदोलन को विफल होने के लिए
कारगर साबित हुई। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे और वे उदासीन थे कि हमें क्या लेना देना, मैं तो राज कर ही रहा हूँ ना, तो दूसरे लोग मरे, ऐसा उनका मानना था। पांचवा रीजन ये था कि सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे और उन्हें संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठवां निष्फल होने का कारण ये भी हो सकता है कि संग्राम की जो सेना, शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिकारी बढ़ चढ़ कर रहे थे, तो ये भी इसका एक रीजन था। अब सातवां विफल होने का कारण अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ रहे थे, इसलिए वे अन्य समूह के लिए नहीं लड़े। तो ये 1857 की निसफलता का मेन कारण हो सकता है। इस संग्राम के निष्फल होने के अन्य और कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे बच्चों, ये आप चर्चा कीजिए और लिखिए। अब परिणाम और प्रभाव क्या हुआ बच्चों? अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी इसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम हुए। जैसा आप देखेंगे कि पहला परिवर्तन ये हमारे अंदर हमें परिणाम मिला कि भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत आया। दूसरा ये हुआ कि देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद हो गई। तीसरा यह हुआ कि अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा। चौथा ये हुआ कि भारतीय सैनिक के वेतन, भत्ते और सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। ये जो वेतन भारतीय सैनिकों को मिलते थे अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम था, वो अब उनमें थोड़ा सा सुधार हुआ। और एक और रीजन और भी कोई जो परिवर्तन हुआ उसमें कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, और ये है। तो आपने देखा 1857 की क्रांति। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। जय हिंद।